हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स मैकेनिक्स का पार्ट सेकंड, जिसको लेके आ रहा हूं मैं, और मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं हमारी इंक का, क्योंकि मैं हर बार चेंज करता हूं, दिमाग से निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, हमें तो ज़्यादा डार्क कलर से मतलब है। चलो जी आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा 31st क्वेश्चन क्या कहता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग की मापांक लोच की इकाई क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट। ठीक है, तो ये कि देखिए पहली बात तो जो यंग मॉडुलस होता है ये एक सॉलिड की स्टिफनेस और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना रेजिस्ट कर लेता है, क्या रेजिस्ट कर लेता है, कितना लोड उसके ऊपर रेजिस्ट हो जाता है। आई मीन टू से कि हाँ, कि वो कितनी ऐसी फोर्स लगा रहा है कि वो टूटे ना, तो वो होता है यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस होता किसके बराबर है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब बात यह है कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम तो क्या कह देते हैं, यूनिट लेस कह देते हैं कि ये आपस में कट जाता है। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो यंग मॉडुलस के जो यूनिट बनेंगे वो स्ट्रेस वाले ही यूनिट बनेंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी ऑप्शन, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। इफ ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, अगर कोई वस्तु जो है स्थिर गति से एक सर्कल में इस तरीके से घूम रही है तो इसका मतलब क्या है। अब एक चीज देखिए, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब चलता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, पर हम बात क्या कर रहे हैं, सर्कुलर की बात कर रहे हैं कि हाँ जब ये यहां से स्टार्ट होगा तो सर्कल में आता आता बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों, क्योंकि जगह पे सेम पे पहुंच गया, चाहे वो डिस्टेंस इतना ज्यादा कवर करके आया हो। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट में हम बात क्या करते हैं, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। और इसीलिए जो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगी तो इसका मतलब वर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा, नो वर्क इज डन ऑन इट, इस पे कोई भी काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तो हम सर्कल में चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं और सर्कल ही घूम रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसीलिए काम भी जीरो। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर जो यूनिट होते हैं वो किस चीज के यूनिट होते हैं, एम्पियर होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब यहां पे दूसरा ऑप्शन देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला। और इलेक्ट्रिक चार्ज के आवेश के अगर मैं बोलूं तो ये होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के कूलाम और कूलम। ठीक है, ये यूनिट होते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम इज द यूनिट। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिक करंट, चालू बिजली। सैटेलाइट्स हैविंग द सेम ऑर्बिटल स्पीड एज पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस नोन एज, कहने का मतलब क्या है, जब जो अर्थ रोटेट करती है तो 24 घंटे में रोटेट करती है जी अपने इर्द गिर्द, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये क्या कह रहा है कि जब सैटेलाइट अगर कोई घूमती है, उपग्रह अगर कोई घूमता है अपनी सेम ऑर्बिटल स्पीड से जितनी अर्थ की है, यानी कि वो भी 24 घंटों में चक्कर लगा रहा है। और ऐसी सैटेलाइट्स को, ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं, ऐसे उपग्रह को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और ये कितनी हाइट के ऊपर छोड़ा जाता है, 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। अगर एग्जाम में 36,000 ना आया तो एग्जैक्ट अगर पूछ लिया तो 35,786 किलोमीटर, दिस इज द एग्जैक्ट वन जो आपकी वैल्यू होती है इस हाइट के ऊपर देखने को आपको मिलते हैं। और बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जो है, बिल्कुल जो आपकी अर्थ की स्पीड होती है, अर्थ की जो टाइम होता है, रोटेशन टाइम यानी कि 24 घंटे, उनमें ही ये कवर करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। बाकी यहां पे जो है इनसेट लिखा गया है, इनसेट का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो इसरो ने बनाया था। और इसरो इसको क्यों बनाती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजिकल के लिए, और जितने भी आपके सर्च ऑपरेशंस होते हैं उस चीज़ के लिए इनसेट का प्रयोग किया जाता है। स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी जियो स्टेशनरी, यानी कि आपका मतलब स्टेशनरी मतलब एक स्थिर है, लेकिन जो अर्थ के लिए होती है वो जियो स्टेशनरी यूज़ करते हैं। पोलर सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो पोलर सैटेलाइट जो जैसे अर्थ है, ठीक है, अगर अर्थ ऐसे है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बिल्कुल ऐसे घूमते हैं, मतलब इस तरीके से घूमते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। लेकिन पोलर सैटेलाइट जो है वो इस
तरीके से घूमती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि पोलर वाले इस तरीके से और जियो स्टेशनरी वाले इस तरीके से। जियो स्टेशनरी वाले इक्वेटर की तरह से घूमते हैं और पोलर वाले परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ और साइड 90 डिग्री का एंगल बना के जो है काम करते हैं। और इनकी जो टिपिकल हाइट होती है वो 500 से 800 किलोमीटर देखने को आपको मिलती है, 500 से 800 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज, तार के संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसको हम क्या कहते हैं। देखिए जो कंपाइलिंग है, कंबाइनिंग है, अटैचिंग है, जो दीज आर द सिनोनिम्स जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। पर बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात आ रही है, फिजिक्स के अंदर बात आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्केटेनेशन कहते हैं, संयोजन इसको वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। दिस इज ओनली द जो आप कह सकते हो कि एक डेफिनेशन है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन, किस लॉ से जो है फोर्स बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के किस लॉ से। न्यूटन के 3 लॉज हैं, न्यूटन जो है यूनिट किसकी है, फोर्स की है, ठीक है। अब न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, पहला लॉ था जो इनर्शिया का लॉ था, यानी कि जो आप जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। तो उसमें वर्ड यूज क्या किया है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर है रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई मोशन है तो मोशन में रहेगी, मतलब अगर रुकी हुई चीज़ है तो रुकी रहेगी, अगर वो चलती चीज़ है तो चलती ही रहेगी। तब तक ये रुकी रहेगी और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए। जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो वो वैसे ही रहेगी। अगर फोर्स लगेगी तो उसका जो है मोमेंटम चेंज किया जाएगा, यानी कि जो मोमेंटम है वो बदल जाएगा। अगर मोमेंटम बदलेगा तो इसका मतलब हमें पता लगेगा कि बाहर से एक फोर्स लग रही है। तो ये जो है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। और एक होता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर आप सपोज करो कि ये दीवार है, मैंने यहां से बॉल इस तरीके से फेंकी तो बॉल उसी डायरेक्शन में जो है उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे अगर मैंने टेढ़ी फेंकी तो ऐसे जाएगी। अगर मैं सपोज करूँ ये दीवार है, मैंने बॉल यहां पे फेंकी तो ये दोबारा से मेरे हाथ में ही आके गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल और ऑपोजिट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो आंसर क्या बनेगा, फोर्स डेफिनेशन जो न्यूटन के सेकंड लॉ से देखने को आपको मिलती है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। पहला इनर्शिया के लिए बात करता है, तीसरा एक्शन और रिएक्शन के लिए बात करता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनमें मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाने हैं जी। ये लिस्ट है, इसमें आपकी यूनिट लिखी गई हैं, इसमें आपके जो है चीज़ें लिखी गई हैं कि किस चीज़ की ये यूनिट है। तो पहले है जूल। जूल किसके यूनिट होते हैं, जूल यूनिट होते हैं किसके, वर्क के। तो आंसर ए का क्या बनेगा, 3। एम्पियर करंट के होते हैं तो 1। वॉट पावर के होते हैं तो 2। वोल्ट जो होता है वोल्टेज के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के, संभावित अंतर के, 4। कैलोरी किसके होते हैं, कैलोरी जो होती है हीट, यानी कि 5। 31245 ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा 31245 ए ऑप्शन। A person stands at the middle point of a wooden ladder which starts slipping between a vertical wall and the floor of the room while continuing to remain in a vertical plane. The path traced by a person standing at the middle point of the slipping ladder is, देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे हम ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और इसके ऊपर आपने सीढ़ी लेके ऐसे खड़े हो, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई बल्ब वगैरह चेंज करते हो सीढ़ी लगाते हो और सीढ़ी हमेशा टेढ़ी लगाते हो ताकि आपको सपोर्ट बनी रहे, अब ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर ऐसे लैडर लगी हुई है और इसके ऊपर आप ऐसे खड़े हो, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे खड़े हो, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे मिड पॉइंट पे हो। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिड पॉइंट के ऊपर खड़े हो। तो अब क्या कह रहा है कि अगर आपकी ये जो आपकी सीढ़ी है ये स्लिप कर जाए तो आप क्या रास्ता, मतलब कौन सा आप जो है पाथ फॉलो करोगे। अब बाहर एक चीज़ देखिए, जब भी हमें इस तरीके से बात करते हैं ना, तो अगर मैं इस दीवार को निकाल दूं, तो ऑब्वियसली बात है जो वेट है वो मेरा इस तरीके से गिर जाएगा और जब इस तरीके से गिरेगा तो मैं इस तरीके से ऐसे उल्टा खा जाऊंगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो कौन सा पाथ आ गया आपका, एक सर्कुलर पाथ आ गया। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। एक गोलाकार रास्ते की तरह आप गिरोगे। इन्होंने क्वेश्चन ध्यान से बोलो, समझो कि क्या कह रहा है कि आप जो है सीढ़ी से गिर गए हो। और दूसरी बात इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आप मिड पॉइंट के ऊपर खड़े हो, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का मतलब जब मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब इसका रास्ता बराबर, इसका रास्ता बराबर, इसका रास्ता बराबर, इसका सब जो जगह से वो इक्वल है, तो इसीलिए वो सर्कुलर है। तो जब हम मिड पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो वेट सारा यहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा और हम भी इस तरीके से चक्कर खा जाएंगे। तो ये सर्कुलर पाथ में ये गिरेगा। द आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ द बॉडी ऑन ए अर्थ इज 100 kg।
जो आपका द्रव्यमान है वो 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ये अर्थ की 10 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटी ऑफ मून की अगर मैं बात करूँ तो 10/6 होती है, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये बराबर होता है इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे जब 10/6 हम कर रहे हैं, 10/6 हम कर दिए, ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि मास का क्वेश्चन है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट चेंज होता है। अब यहां पे जब उन्होंने क्वेश्चन मास का पूछा है तो कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वेट के अंदर चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। वेट जो है आपका 1/6 हो जाएगा, लेकिन जो मास है वो बिल्कुल आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए जो आंसर इसका क्या बनेगा, इसका मास कांस्टेंट रहेगा, तो 100 kg ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 100 kg। A man in a train moving with a constant velocity drops a ball in the platform. The path of the ball as seen by the observer standing on the platform is। ये क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चीज़ ध्यान से समझो कि जब एक मैन ट्रेन के अंदर, एक ये ट्रेन है और ट्रेन जो है मूविंग करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसने बोल दिया। ये ट्रेन है, एक इसके अंदर लड़का खड़ा है, ठीक है, ये इसके हाथ में गेंद है और इसने क्या किया, एक जो है बाहर की तरफ एक गेंद फेंक दी, प्लेटफॉर्म के ऊपर गेंद फेंक दी इस तरीके से। लेकिन बात एक चीज़ समझिए कि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और गेंद इसने इस तरीके से फेंकी बाहर। अब जो बाहर यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है, तो ये इसको क्या दिखेगा कि ये कौन सा रास्ता इसने फॉलो किया। एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जब हमने इसको इस तरीके से फेंका तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका हॉरिजॉन्टल, जब हम इस तरीके से इसको फेंक रहे हैं ऐसे करके, तो जो बॉल का इनिशियल हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो इस तरीके से फेंक रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी स्पीड से ही जाएगा, क्योंकि हमने बात करी है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ चलती है तो कोई भी आप चीज़ फेंकते हो ट्रेन के अंदर वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाती है। तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आपकी बॉल की, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन के बराबर हो जाएगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन जो होती है वो सेम ऑब्जर्व होगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो भी बात क्या कर रहा है कि ग्रेविटी जो है उसके बॉल के ऊपर लग रही है, जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। बट जो प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में अगर देखें तो जो वेलोसिटी है और रिजल्टेंट है वो आपका पाथ कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ देखने को आपको मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। रीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे दिखेगी तो इस तरीके से वो गिरेगा, तो पैराबोलिक पाथ वो जो है फॉलो करेगा। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। यहां पे ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्लेटफॉर्म के कांस्टेंट, प्लेटफॉर्म के लिए पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म पे बंदे को वो किस तरीके से दिखेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन की जैसी रहेगी, इसलिए वो पैराबोलिक पाथवे जो है फॉलो करेगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। A four-wheel vehicle moving in a sharp circular path at high speed will। जब एक 4 पहियों वाली गाड़ी चल रही है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर हाई स्पीड घुमा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे एक हाई स्पीड जो है वो बिल्कुल घुमाएगा तो क्या होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ जो है सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो बाहर एक अंदर जो है सेंटर में एक फोर्स लगती है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसे आप स्यूडो फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। यानी कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगती हैं, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगती है। अब इनका जो बैलेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए जो बॉडी है वो हमेशा घूमती रहती है। बट बात क्या है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है डिस्टर्ब होगी, तो ऑब्वियसली बात है ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, और हमेशा जो चीज़ होगी, जब सेंट्रीफ्यूगल चीज़ बिगड़ेगी तो हमेशा वो चीज़ क्या करेगी, बाहर की तरफ जाके गिरेगी, ठीक है, बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में जाके वो गिरेगी। अब बात ये है कि यहाँ पे वो सेम क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम उसको ऐसे कर रहे हैं, उसको हमने हाई स्पीड पे जो है चलाया, शार्प पाथ में लेके चले गए, इसका मतलब क्या है कि जब एब्सेंस हो जाएगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की, यहाँ पे जो फोर्स है वो नहीं लगेगी आपका, और जो नहीं लगेगी इसीलिए जो बॉडी है वो बाहर की तरफ चली जाएगी और स्किड आउटवर्ड हो जाएगी।
जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ चले जाएगी, लेकिन वो ओवरटर्न कहाँ पे हो जाएगी, इनर व्हील्स की तरफ। यानी कि इस तरीके से जब हम किसी गाड़ी को ऐसे टर्न करते हैं तो बाहर की तरफ गई, लेकिन वो अंदर की तरफ जो है उसके व्हील्स के ऊपर ओवरटर्न देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन जो बॉडी है वो बाहर चल रही है। इसको मैं एक सिंपल चीज से आपको बता सकता हूं। जैसे अभी आप पहाड़ों वगैरह में जाते हो, कई बार पहाड़ों वगैरह में जाते हो रास्ते में, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ आता है, तो आप क्या करते हो कि जहां यहाँ पे आप गाड़ी को टर्न करते हो, क्यों, क्योंकि अंदर की टर्न करना पड़ता है जब आपको शार्प टर्न आता है। अगर आपकी गाड़ी स्पीड ज्यादा होगी और आप अगर बाहर की तरफ निकल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे, फटाफट अंदर की तरफ जो है घुमाओगे। इससे क्या होगा, जब अंदर की तरफ घुमाओगे ये जो बॉडी होगी ये किसकी तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, ओवर टर्न्स अबाउट इट्स इनर व्हील्स एंड स्किड आउटवर्ड, मतलब आंतरिक पहियों के ऊपर पलटेगी और बाहर की ओर स्किड करेगी। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। किलोवाट इज ए यूनिट ऑफ मेजर। किलोवाट जो होती है ये किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है पावर की। क्यों, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और वॉट किलोवाट आप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। वर्क की क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी की भी यूल होती है, और ये है करंट। करंट की अगर हम बात करें तो एम्पियर देखने को आपको मिलता है, करंट इज एम्पियर। तो आंसर इज बी ऑप्शन। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। दबाव और दाब की जो इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है। दाब की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। पास्कल इज द राइट आंसर। और पास्कल के अलावा अगर पूछा तो बार भी वर्ड यूज कर लेते हो, टॉर वर्ड भी यूज कर लेते हो। अगर मैं कहूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडल दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडल दाब है, आप किससे मेजर करते हो, आप मेजर करते हो बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से, और इसीलिए बार वर्ड यूज आता है। और बैरोमीटर को ढूंढा किसने था, टॉरिसेली ने। तो इसीलिए टॉर जो है इसका जो है यूनिट भी बन जाता है, टॉर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डाइन की अगर मैं बात करूं तो ये जो होते हैं फोर्स के यूनिट होते हैं, लेकिन फोर्स के ये जो है SI यूनिट ना होके सीजीएस यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट होते हैं। और वन डाइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0.40 लगानी है, 401 न्यूटन, यानी कि 40, ठीक है, जो 40 लगा के 1 न्यूटन देखने को आपको मिलता है। ये होता है 1 डाइन। न्यूटन आपके फोर्स के यूनिट हैं, जूल आपके जो है एनर्जी के यूनिट देखने को मिलते हैं, ऊर्जा के यूनिट देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन, पास्कल इज द करेक्ट आंसर। Two teams are pulling a rope with equal and opposite forces, each of 5 kN in a tug of war, so that a condition of equilibrium exists. What will be the tensile force in the rope? ये क्या कह रहा है, देखिए एक रस्सी है, एक साइड के ऊपर यहाँ से बंदे खड़े हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं, तो यहाँ से 5 किलो न्यूटन लग रही है। ये सपोज करो कि हम सेंटर मान के चल रहे थे, ये वाला यहाँ सेंटर से यहाँ पे 5 किलो न्यूटन चल रही है और यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो ये इक्विलिब्रियम में रह रही है, ठीक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है। अब 5 किलो न्यूटन यहाँ, 5 किलो न्यूटन यहाँ पे, अगर किसी की फोर्स ज़्यादा होगी तो वो उसकी तरफ जाके गिरेगा, ठीक है, और एक की तरफ कम लगेगी। बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन फोर्स लगेगी। तो इसमें पूछा गया है टेंसाइल फोर्स पूछा गया है कि तन्य बल जो है वो कितना देखने को आपको मिलेगा। अब एक चीज़ देखिए, जब भी टग ऑफ वॉर में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जब दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, यानी कि 5 किलो न्यूटन यहाँ, 5 किलो न्यूटन यहाँ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी किसके बराबर होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है कि हाँ वो एक साइड के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसके बराबर होती है। तो दोनों तरफ से 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आंसर क्या बनेगा, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी 5 किलो न्यूटन देखने को मिलेगी। ये चीज ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन उन्होंने बोला है, तो बिल्कुल एक आइदर साइड के ऊपर जितनी फोर्स लगी होगी वो उतनी ही लगेगी, ऑपोजिट फोर्स भी उतनी ही लगेगी और टेंसाइल फोर्स भी उतनी ही लगेगी। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा and alpha and lambda are measured in meters and t is measured in second, SI unit of beta must be, क्या होता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, जब भी कभी भी ऐसी इक्वेशन आती है, आप मैथ्स वगैरह में आप करते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जब भी आप मैथ्स वगैरह में हम बात करते हैं, फिजिक्स वगैरह में बात करते हैं, तो कोई भी यूनिट हो, ये यूनिट जब भी ऐड देखने को मिलती है ना, तो इसका मतलब सेम यूनिट होगी। जो अल्फा की यूनिट होगी वही बीटा टी की यूनिट होगी, वही आपके लैम्डा की यूनिट होगी, तभी चीज़ें मिक्स जो है एडिशन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन ऐसी हो तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो भी इसकी यूनिट बराबर, इसकी यूनिट बराबर देखने को आपको मिलेगी, तभी चीज़ कोई पॉजिटिव नेगेटिव देखने को आपको मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है, अल्फा की यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है, और टाइम की क्या यूनिट है आपकी, सेकंड दे रखी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि बराबर आएगा। अल्फा कितनी है, मीटर है, सो बीटा टी कितना है, सेकंड है, सो बीटा की निकालनी है तो कितना बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो आंसर इज बीटा मीटर पर सेकेंड, तो आंसर इज डी ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पे पूछ लेता वो जो है लैम्डा की, सो लैम्डा की क्या यूनिट बन जानी थी, मीटर बन जानी थी। क्यों, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू हम लैम्डा करते, और अल्फा की यूनिट उसने क्या बता रखी है, अल्फा की यूनिट जो है आपकी उसने ऑलरेडी मीटर बता रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन का, डी ऑप्शन, मीटर पर सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई जो होती है वो किसके बीच का अंतर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा अर्थ और सन के बीच में देखने को मिलता है। सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस आपका मीन होता है वो आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने को मिलता है। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.5 मिलियन किलोमीटर देखने को आपको मिलता है, और अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है। तो आंसर इज अर्थ एंड द सन। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब दो पोजीशन होती है, एक होती है पेरीहीलियन, एक होती है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब ये होता है कि जब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो पास हो जाए, कम हो जाता है। तो ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर, ये होता है 147 मिलियन किलोमीटर पेरीहीलियन में। एक होता है एपहीलियन। एपहीलियन का मतलब ये होता है कि जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम जो है गैप हो जाए, यानी कि दूर दूर हो जाए, तो ये गैप होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर देखने को आपको मिलता है। तो ये पोजीशन जो होती है वो होती है एपहीलियन। तो आपको याद करना है, पी फॉर पेरीहीलियन, पी फॉर पास, पास मतलब नज़दीक, तो नज़दीक में डिस्टेंस कम हो जाएगा, और एपहीलियन के अंदर जो है दूर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ये देखने को मिलेगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से किलोमीटर वर्ड भी आ सकता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी ऑप्शन आ सकता है। दोनों ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही होंगी। तो आंसर इज ए ऑप्शन। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली मेजर्ड बाय, जो छोटा से छोटा समय का अंतराल होता है उसको सही तरीके से इनमें से कैसे मापा जाता है। अब इनमें से मापने के सारे यंत्र देख के बता देता हूं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी, एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ियां। तो आपको तो ये आंसर याद करना है क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल वॉच होती हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारे हाथ पे बांधते हैं, तो वो होती हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स, ठीक है। और पल्सर क्या होता है, पल्सर होता है जब एक न्यूट्रॉन स्टार जो है, ये आपके सारे ज्योग्राफी में उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। न्यूट्रॉन स्टार अगर वो रोटेट करने लग जाए, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को क्या कहते हैं आप, पल्सर कहते हैं, ठीक है। और व्हाइट ड्वार्फ की अगर मैं बात करूं, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, ये बिल्कुल एक सन जैसा देखने को आपको मिलता है। ये तब बनता है जब आपका जो सन के अंदर जो है पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूल जो है, आपका न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाए। जब न्यूक्लियर फ्यूल बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाएगा तो जो है आपका सन बिल्कुल जो है आपका एक स्टार जो है व्हाइट ड्वार्फ की तरह बन जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना, व्हाइट ड्वार्फ की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें छोटे से छोटा टाइम इंटरवल मापना था, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, atomic clock is the right answer. The displacement time graph of a particle acted upon by a constant force is, एक स्थिर बल द्वारा कार्य किए गए कण का विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। एक चीज ध्यान से समझनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम और कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है। जब कांस्टेंट फोर्स है, पहले तो ध्यान से समझो, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी, रीजन इज क्योंकि F = m/a होता है। तो जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन लगेगी, ध्यान से समझना। अब बात क्या है कि जब भी एक बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही हो, मतलब सेम एक्सेलरेशन से जा रही हो, तो इसमें क्या होगा कि वो हमेशा इक्वल टाइम के अंदर जो है, इक्वल वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम से वो ट्रैवल करेगा। इक्वल वेलोसिटी से इक्वल टाइम इंटरवल पैदा मतलब करेगा। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया एक मिनट में, उतना ही डिस्टेंस 1 मिनट में यहाँ पे, उतना ही डिस्टेंस 1 मिनट यहाँ पे, ऐसे ऐसे जो है कवर करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये सारी चीजें ऐसी होंगी तो कांस्टेंट फोर्स जब लगेगी आपकी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, फोर्स भी बराबर लग रही है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट लग रही है, बराबर लग रही है। तो हमेशा वो टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम जो आपका
डिस्टेंस है वो इक्वल वेलोसिटी से वो कवर करता चला जाएगा, तो इसीलिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस s कवर्ड बाय ए मूविंग कार इन ए रेक्टिलिनियर मोशन विद ए स्पीड v इन टाइम t इज गिवन बाय इज s इज इक्वल टू vt देन द कार अंडरगोज, वो कौन सी एक्सेलरेशन कौन सी वेलोसिटी से वो चलेगा। अब एक चीज ध्यान से समझनी है आपको कि जब भी रेक्टिलिनियर वर्ड आ गया, यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन आ गया, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया जी आपका कि सेम एक गतिमान जो है कार की, जो गतिमान कार है वो बिल्कुल सही समय के ऊपर सही जो है रास्ता मोशन में वो चल रही है, सही चीजें चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट रहेगी तो अगेन वो पाथ कौन सा फॉलो करने वाली है, स्ट्रेट पाथवे फॉलो करने वाली है। मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है तो हमेशा वो स्ट्रेट फॉलो करेगा। जब स्ट्रेट फॉलो करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो फोर्स भी उसके ऊपर क्या लगेगी, कांस्टेंट लगेगी। तो इसीलिए वो किस तरीके से जाएगा, वो आपका ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देखने को आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब रीजन क्यों बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही, रीजन क्यों बनेगा आपको मैं बता देता हूं। रीजन क्या है इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है, ये चीज ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आ जाएगी। क्यों जीरो आ जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट अकॉर्डिंग जा रहा है। तो एक्सेलरेशन जब जीरो आ जाएगी तो s इज इक्वल टू क्या बन गया, ut बन गया, s इज इक्वल टू ut बन गया, जो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, s इज इक्वल टू vt। ठीक है, ये क्यों बना रखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन गई, जीरो बन गई। तो हमेशा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जब अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट फोर्स होगी, ये जो हमने पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इन्होंने सीधा ही डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बता दिया, s इज इक्वल टू vt। ऑलरेडी हम डिस्टेंस जो जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तभी तो s इज इक्वल टू ut बनेगा, तभी तो वो किस पाथ से फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जो है फॉलो करेगा। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी w अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r। समान कोणीय वेग जो है वो जो है w है, और इनमें से वो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट आपका कथन जो है बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि ये जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है कितनी एंगल के ऊपर जो चल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि ये वेलोसिटी जो ये फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन मतलब आई मीन टू से कि गामा ओमेगा स्क्वायर आर जो है फॉर्मूला देखने को आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये हमेशा जो है ये रेडियल एक्सेलरेशन लेगी टुवर्ड्स द सेंटर गामा स्क्वायर आर द्वारा। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है फॉर्मूला। तो आंसर क्या बनेगा इसका, द बॉडी हैज रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो आंसर क्या बनेगा बी। तो ये फॉर्मूला ही होता है, ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये कांस्टेंट ये वैल्यू याद ही करनी पड़ती है आपको। एक्सेलरेशन जो है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गामा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमेशा वो सेंटर पाथ के ऊपर जो है लगेगा, सीधा फॉर्मूला होता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन। मोशन ऑफ ए ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन ए यू ट्यूब इज, यू ट्यूब यानी कि इस तरीके से यू ट्यूब है एक, ठीक है, इसमें जो है ऑसिलेट दोलनशील तरल स्तंभ है, यानी कि वो हिलता जा रहा है, यहाँ पे हिलता जा रहा है। तो इसका मोशन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो जो मोशन होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ध्यान रखना, मोशन ये लिक्विड का है ना कि सिंपल पेंडुलम का, लिक्विड का। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू जी इंटू एच। तो h क्या होता है, हाइट, g फॉर ग्रेविटी और 2 पाई होता है। सो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर गया, हाइट के ऊपर डिपेंड कर गया, टाइम जो है आपका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर गया। तो इसीलिए ये किस चीज का बात करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बात करेगा। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी के, लिक्विड के। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, सी, क्योंकि डेंसिटी का कुछ भी लेना देना यहां पे नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा ग्रेविटी और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, जाने कि इनमें से कौन सा सतह तनाव का परिणाम नहीं है, सतह तनाव का परिणाम नहीं है। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। अब सरफेस टेंशन के अंदर क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स जो लगेगी कि कोहेसिव फोर्स लगेगी कि जो मॉलिक्यूल्स को वो इकट्ठा करके रखेगी। मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा, कोहेजन मतलब बिल्कुल चिपक के रखना, वो होती है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब जितने एग्जाम्पल हैं, जैसे स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ए रेन, ये आपका सरफेस टेंशन, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया करना होता है। कैपिलरी राइज, बिल्कुल मिनिमम सरफेस एरिया में जाना होता है। रिमूवल ऑफ ए डर्ट बाय ए सोप और डिटर्जेंट, ये भी मिनिमम सरफेस एरिया में उसने जो है आपका जाना होता है, और कोहेसिव होती हैं चीज़ें। फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं आएगा, तो आंसर क्या बनेगा? डी। वाई? फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? विस्कोसिटी। लिक्विड फ्लो क्यों करता है? विस्कोसिटी के कारण। तो आंसर इसका क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो फॉर्मूले बेस्ड कुछ भी नहीं है, ये सारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, और स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हैं, जब आपको डेफिनेशंस याद हैं, तो आपको ये आंसर निकलते जाएंगे। तो आंसर इज डी ऑप्शन। फ्लो ऑफ लिक्विड जो फिनोमिना होता है वो विस्कोसिटी का होता है, इसलिए डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ए बस मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए 12 मीटर पर सेकेंड इन ए पैरेलल लेन, हाउ लॉन्ग द कार टेक फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू मीट द बस। मतलब कार कितना जो है टाइम लेगी और जो है ये मीट करेगी, और जब भी मीट करेगी तो हमेशा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आके तभी तो मीट करेंगे। अब बात यहाँ पे ध्यान से समझनी है। तो अगर हम मान के चलें कि जो कार का टाइम है, कार का जो टाइम है वो t सेकेंड है, कार का टाइम जो है t सेकेंड है, और इसीलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो कितना है आपका? डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कितना होगा आपका? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको, एक तो बस का निकालना पड़ेगा, एक कार का निकालना पड़ेगा। अगर मैं कार के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ, अगर मैं कार के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, कार के लिए अगर हम बात करें तो कितना बनेगा? तो 1.2 जो है 1.2 जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और s इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? 1.2 है, और टाइम कितना है? टी स्क्वायर है। तो ये तो बन गया जी किसके लिए? ये बन गया आपका, किसके लिए बन गया? ये कार के लिए बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कार के लिए बन गया 1.2 इंटू टी स्क्वायर। अब बात आ गई कि हाँ जी ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? जो वैल्यू बनेगी s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 12t बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मतलब जा रहा है, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा, बट a की यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं है, तो इसीलिए जो आई मीन टू से क्या बनेगा? 12t बन जाएगा। सो 12s इज इक्वल टू s बराबर कर दो, कितना बन जाएगा? अब आप देख लो, 12t इज इक्वल टू हाफ, सॉरी 12t इज इक्वल टू हाफ 1.2 इंटू टी, ठीक है। तो ये कितना बन गया? t से t कैंसिल कर दिया, यहाँ से 10 कर गया, तो 1.2 से 12 कट गया, तो ये कितना बन गया? 20। सो t कितना बन जाएगा आपका? 20 सेकेंड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, 20 सेकेंड बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 20 सेकेंड। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, ताकि अगर कन्फ्यूजन रह रही है तो भी देखिए, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जहाँ पे क्या है? 0 है, तो इसीलिए क्या बनेगा? हाफ इंटू 1.2 इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? ये बन गया कार के लिए। अब बस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो बस के लिए क्या बनेगा? s इज इक्वल टू यू टी, मतलब 12t बन जाएगा, 12t बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो बराबर करके क्या वैल्यू निकल आएगी हमारी? जो टाइम t की जो वैल्यू निकल आएगी, जो ये वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे,
अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे टी स्क्वेयर आएगा, हाँ 12 टी स्क्वेयर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 12 टी स्क्वेयर आएगा। एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये मैं अभी आपको जस्ट ए सेकेंड, ताकि मैं आपको ये दोबारा से समझा दूँ कि जो हमारी कन्फ्यूज़न अगर हमारे दिमाग में चल रही है तो यहाँ से वो प्रॉपर तरीके से आपकी जो है क्लियर होती जाए, ठीक है। ये एक सेकेंड रुकिए, ताकि जो है एक अच्छे से आपको क्लियर कर दूं और आपको कोई डाउट ना रहे, तो हम आंसर अच्छे से अभी डिस्कस करते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न रह गई है, वो कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे और कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि एक कार है एक बस है, उसका फॉर्मूला बराबर करना है और डिस्टेंस कितने पे आके वो दोनों आपस में आके जो है वो मिलते हैं, ये क्वेश्चन उसने एग्जाम में पूछा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो आपने पूछा है ये क्या है। देखिए क्या है, रेस्ट के ऊपर है, जब रेस्ट के ऊपर आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अब दोनों के आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस अब मैं निकाल रहा हूँ, एक साइड पे निकालूंगा कार का, एक साइड पे निकालेंगे बस का, तो डिस्टेंस कार का कितना बनेगा, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। अब u यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो इसीलिए s कितना बन जाएगा कार का, हाफ at स्क्वायर, और हाफ at स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी होगी 1.2, टी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, पॉइंट समझ आ गया, टी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं s इजिकल टू जो है आपका s इजिकल टू जो बन गया आपका दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12t बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u कितनी है उसने बोला है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो टाइम t बन जाएगा। तो यहाँ पे अब जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे क्या वैल्यू निकल आएगी, 1/2 इंटू 1.2 इंटू टी स्क्वायर इजिकल टू 12t, सो t से t कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये चला गया 10, ये 1.2 यहाँ पे 12 से 12 कट गया, यहाँ पे 1 बन गया, तो यहाँ पे नीचे क्या बन गया, t/20 बन जाता है, और ये 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, t इजिकल टू 20, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 20 सेकेंड। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one among the following happens when a swing rises to a certain height from its rest position। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है वो ऐसे एकदम हाइट के ऊपर पहुंच गई यहां से, तो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या आएगा। देखिए जब हाइट के ऊपर पहुंच गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच चुकी है, अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, मैक्सिमम देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा कि यहाँ से जब जाएगा, क्योंकि मोशन में जाएगा, हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि लेकिन यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है कम होती जाएगी, लेकिन जो संभावित ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी हाइट के ऊपर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीप सी डाइवर मे हर्ट हिज ईयर ड्रम्स ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ, जो गहरे समुद्र में जो गोताखोर है गोता लगाता है तो उसके कान के ड्रम को चोट पहुंचा सकती है। रीज़न क्या है इसका, जब भी वो जब यहाँ पे पानी है, जब वो छलांग लगाता है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है वाटर के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, जो पर्सन की बॉडी है उसका जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब बॉडी जो है अंदर चली जाएगी, इस बॉडी के ऊपर जो है वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है ईयर ड्रम्स के ऊपर जो है प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बॉडी के अंदर लो प्रेशर होगा, जो पानी का प्रेशर है वो हाई है, तो हाई से लो की तरफ जाएगी, तो इसका रीजन क्या बनेगा आपका, हाई जो है प्रेशर लगेगा, हाई वाटर प्रेशर लगेगा। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एटमॉस्फेयर का कुछ लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन का कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए बनेगा आंसर इज सी, हाई वाटर प्रेशर। Spherical ball made up of steel when dropped in a bucket full of mercury will, क्या करेगा, वो डूब जाएगा, तैरेगा, नहीं डूबेगा, क्या करेगा। बाल्टी के अंदर जो है मरकरी भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, और उसके अंदर हमने स्टील की जो गेंद है वो फेंक दी है, तो अब क्या देखने को आपको मिलेगा। अब एक चीज़ देखिए, जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है स्टील का, घनत्व जो स्टील का होता है वो आपका कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द मरकरी। मरकरी पारा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। जब मरकरी जो है डेंस
है स्टील से, तो इसीलिए जो है बायंट फोर्स लगेगी। बायंट फोर्स जो होती है, जो किसी चीज़ को तैरने के लिए हेल्प करती है, बायंट फोर्स किसके ऊपर लगेगी? स्टील के ऊपर लगेगी, जिसके कारण वो तैरना स्टार्ट कर देगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फ्लोट ऑन द सरफेस। जो ये बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, ये फ्लोट करना लग जाएगी किसके ऊपर? मरकरी के ऊपर। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, दैट इज फ्लोट ऑन द सरफेस, सतह पर तैरने लग जाएगी। सेम एग्जांपल आप ऐसा ले लो, वाटर का ले लो और ऑयल का ले लो। ऑयल जो होता है वो लेस डेंस होता है, ऑयल जो होता है लेस डेंस होता है, और इसी कारण वो पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि डेंसिटी इसकी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आंसर इज बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस चेंजेस ड्यू टू, यानी कि वैल्यू अर्थ की जो है जी की वैल्यू होती है, ये किसके कारण चेंज होती है? ये तो हमें पता है जी, चेंज होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि एक तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस मतलब शेप के ऊपर डिपेंड कर गई। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का रेडियस जो है आपका ज़्यादा है और पोल्स का रेडियस आपका कम है, जिसके कारण जो है वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा, मैक्सिमम हो जाएगी, और इक्वेटर के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो मिनिमम देखने को आपको मिलेगी। इसी कारण जो है वेट जो है किसी भी बंदे का जो है वो मैक्सिमम कहां पे होगा? वो पोल के ऊपर मैक्सिमम हो जाता है, और इक्वेटर के ऊपर जो है आपका मिनिमम देखने को मिलता है। और जीरो कहां पे हो जाता है? वेट जीरो, बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्यों? ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अब यहां पे ध्यान से रखिए कि जब ग्रेविटी का इतना लेना देना है कि जो रोटेशन जो ग्रेविटी है वो आपकी जो है बढ़ जाती है, कहाँ पे? जो ग्रेविटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी पोल्स के ऊपर, ठीक है, तो और जो इक्वेटर के ऊपर मिनिमम होगी, इसलिए वेट का फर्क पड़ गया। लेकिन एक तो बन गया जी शेप का असर, दूसरा पड़ जाता है रोटेशन का फर्क। रोटेशन कैसे? जब वो रोटेट करती है तो इक्वेटोरियल बल्ज देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल बल्ज, जाने के जो विश्व रेखा के ऊपर जो बल्ज बन जाता है बाहर की तरफ, ये इसके कारण जो होती है, ये आपके जो इसके ऊपर आपका एक फोर्स लगती है, और कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताई थी कि बाहर की तरफ लगती है एक फोर्स, और ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण देखने को आपको मिलती है, जिसके कारण जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू जो चेंज हो जाती है, पोल्स के ऊपर आपकी मैक्सिमम चली जाती है, और दूसरी जो है अर्थ की जो आई मीन टू से पोल्स की मैक्सिमम हो जाती है, और इक्वेटर के ऊपर विश्व रेखा के ऊपर जो है वो मिनिमम देखने को आपको मिलती है, जिसके कारण जो है वैल्यू अर्थ की जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो मूव करती है। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा रोटेशन एंड द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन और आकार दोनों ही वैल्यू ऑफ जी को चेंज करते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर। बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। थैंक यू।